पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास सेकंड ईयर ननकाना के तलबा अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर हाफिज एहसन अली। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कशन अकॉर्डिंग टू ALP। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम 14वें चैप्टर को ब्रीफली बाय आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि आपने इस चैप्टर के आर्टिकल को किस तरीके से लिखना है। ये शॉर्ट है, लॉन्ग है, अगर शॉर्ट में आएगा तो कैसे आएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो कैसे आएगा। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ALP एक्सेलरेटर लर्निंग प्रोग्राम, उसके तहत पहला जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 14 का, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे मुराद है कि एक आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और जब उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब वो दोनों इंटरैक्ट करेंगी तो सूरत में उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप जो भी मैंने बोला है वो स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे। सपोज ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in uniform magnetic field of the magnet and a force act on it। उसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे तो उसमें आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड अपॉन द कंडक्टर, फोर्स डिपेंड अपॉन द लेंथ, फोर्स डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स डिपेंड अपॉन द एंगल। अब एक्सप्लेनेशन में आप दो चीज़ों को जो है वो जब आप फोर्स F इज इक्वल टू ILB फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और वो आपने फाइंड आउट करना है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके साथ जो टेस्ला यूनिट है उसकी डायमेंशन, जो टेस्ला यूनिट है किसके बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी। अक्सर ये आ जाता है डिराइव द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद इसकी डायग्राम, जो इस आर्टिकल के अंदर डायग्राम बनाई हुई है उसको आपने बनाना है, और जो डायग्राम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम बना देते हैं, जबकि डायग्राम के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। उस डायग्राम बनाने के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आपने कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, उसको आपने कंप्लीट कैलकुलेशन उसकी करनी है। कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद आपने राइट हैंड एक्सटेंशन रूल ये आपने बताना है कि अगर ये राइट हैंड रूल होता है आपने इस तरह अपने हाथ को रखना है कि जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करें, जो थंब है वो करंट को ज़ाहिर करे, तो ये जो पाम हथेली होगी ये मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगी। और इसमें इसी राइट हैंड रूल एक्सटेंशन रूल के अंदर आपने एक मैग्नेट लेना है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल हो, और उसके दरमियान आपने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आउटवर्ड रखना है, और आपने फाइंड आउट करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको पता चल जाएगा बाय राइट हैंड रूल के फोर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट लगेगी। उसके बाद इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो MCQ आता है कि अगर एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स 4 न्यूटन लग रही है, उससे पास होने वाला करंट 5 एम्पेयर है, और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ या वायर जो है वो परपेंडिकुलर हैं, और आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बाय F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल है ना ये हमेशा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में होता है, वेक्टर एरिया नहीं बल्कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आ जाए तो एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 होने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके साथ आपने टेस्ला की डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, उसमें ये मैग्नेटिक इंडक्शन, डायमेंशन, टेस्ला यूनिट की डेफिनेशन और इसका फार्मूला, उसके बाद इसकी डायग्राम, कैलकुलेशन, राइट हैंड रूल, एक्सटेंशन, और उसके साथ आपने MCQ को डिस्कस करना है।
मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये शॉर्ट है, फ्लक्स डेंसिटी भी क्या है, ये भी शॉर्ट ही आता है। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आप उसका फार्मूला लिखेंगे बी डॉट ए, उसके साथ उसका आप यूनिट और साथ में उसकी डायमेंशन भी आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह का होता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। उसके साथ जो है ये यूनिट और डायमेंशन ये पहले मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आ जाएगा फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन साथ में उसका फार्मूला। फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। जी इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज होता है वो इस तरह से आता है कि इफ वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल सो फ्लक्स इज मैक्सिमम मिनिमम नन ऑफ दीज जीरो, तो जीरो आएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल हों। अगर वो आपसे पूछ ले कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज पैरेलल, अगर एरिया पैरेलल है तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हों तो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होते हैं और आपके पास फ्लक्स क्या आ जाता है, जीरो। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, जब भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और हमने एंगल हमेशा वेक्टर एरिया के लिहाज से लेना है, एरिया के लिहाज से नहीं लेना। उसके बाद हमारा जो तीसरा आर्टिकल है एम्पेयर लॉ एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एम्पेयर लॉ क्या है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है कि द सम ऑफ बी डॉट डेल एल in which closed L is the length in which closed loop has been divided is equal to mu naught I से मुराद है करंट passes through the conductor। इसका जो आपके पास डेफिनेशन है उसके बाद इसका फार्मूला होता है B डॉट डेल L is equal to mu naught I। अब म्यू जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट की वो होती है 4 पाई 10 की पावर -7। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड, ये हमेशा शॉर्ट आएगा। एम्पेयर लॉ जो है ये शॉर्ट आता होता है कि डिफाइन एम्पेयर लॉ एंड इट्स फार्मूला एंड राइट द इक्वेशन ऑफ राइट द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके साथ आता है डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि उसके बाद आर्टिकल जो देता है ये लॉन्ग आता है। हमेशा लॉन्ग में क्या पूछता है, डिफाइन एम्पेयर सर्कुलर लॉ एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब ये शॉर्ट में जब एम्पेयर लॉ शॉर्ट आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और आपने म्यू के बारे में बताना है कि म्यू क्या है। म्यू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। और एम्पेयर लॉ यूज कहाँ होता है, इट्स यूजर्स। इन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने उनको बताया है कि ये एम्पेयर लॉ कहाँ यूज होता है। उसके बाद एम्पेयर लॉ इज यूज्ड फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर उसको मालूम करने के लिए हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ यूज करते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, अब क्योंकि ये आगे वाला आर्टिकल शुरू हो जाता है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ होती है। उसके अंदर हमने एक लूप रखा है, इस तरह लूप रखा हुआ है कि उसकी तीनों साइडें जो हैं वो सोलेनॉइड के अंदर है और जो वो वन साइड है वो सोलेनॉइड से बाहर है। अब आपने क्या करना है कि उस क्लोज्ड सरफेस से या उस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स जो आपके पास शेप है या जो आपके पास बॉडी है उससे आपने B डॉट डेल L कैलकुलेट करना है। हर लेंथ का B डॉट डेल L कैलकुलेट करना है
और उसके बाद आपने बी डॉट डेल एल के बाद म्यू नॉट आई इसकी वैल्यू लगाने के बाद आपने जो क्या कैलकुलेट कर लेना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है। आप जब डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइड करेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप एक चीज लिखेंगे कि कंसीडर ए सोलेनोइड in such a way the magnetic field inside is strong and outside is weak. We take a surface, we take a body in the form of closed loop and we placed in such a way 3 sides inside the solenoid and 1 side is the outside of solenoid and we calculate from each side B dot del L. उसके बाद आपने ये करने के बाद डायग्राम लिखनी है, डायग्राम बनानी है, उसके बाद कैलकुलेशन आ जाएगी। B dot del L 4 साइडें होंगी, चारों से आपने अलग-अलग इसको कैलकुलेट करना है। और याद रखें इसमें आपने बी डॉट डेल एल जो है लेंथ से वेक्टर एरिया नहीं लेना, बल्कि लेंथ से मुराद लेंथ ही लेनी है। बाद बच्चे लेंथ का वेक्टर एरिया ले लेते हैं जो कि गलत होता है। उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किस चीज़ का आपने लेना है जी? ये राइट हैंड रूल सोलेनोइड का आपने लेना है। आपने सोलेनोइड को इस तरह अपने हाथ में पकड़ना है कि जो आपकी फिंगर हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो करें, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या नॉर्थ पोल को शो करेगा। उसके बाद इससे जो सवाल आता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज स्ट्रॉन्गर देन द आउटसाइड। बहुत दफ़ा ये सवाल आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है जबकि आउटसाइड वीक होती है, क्या वजह है? इन मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसलिए सोलेनोइड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड हैं वो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म होती है और इक्वली स्पेस होती हैं, जबकि आउटसाइड जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना तो इक्वली स्पेस होती हैं ना यूनिफॉर्म होती हैं, और आउटसाइड हम अप्रॉक्सीमेटली उसे ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, के एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उस पर लगने वाली फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। जब आपने उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट देनी है। उसकी स्टेटमेंट देनी है कि उस स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे कि जब कोई व्हेन ए करंट कैरिंग व्हेन ए चार्ज मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड सो फोर्स एक्ट ऑन इट, सो फोर्स एक्ट ऑन इट। अब उसके बाद आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? आपने इसको इस तरह लिखना है कि सपोज ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड चार्ज प्लेस्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये लिखने के बाद आपने उसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बाद आपने कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हमें पता है कि F इज इक्वल टू ILB। ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया था? ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले आर्टिकल के अंदर इसको कैलकुलेट किया था। अब इसमें आप ये जो है करंट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी QVB साइन थीटा डायरेक्ट। उसके बाद आपने उसके केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोटॉन हम इंटर करते हैं तो उसके नतीजे में उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो उसके नतीजे में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट हों तो उन पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उनकी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब इसका तरीका क्या है? इसमें आपने राइट हैंड रूल केसेस के बाद मैक्सिमम फोर्स कब होती है? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो 90 हो। जब एंगल 90 होगा तो साइन 91 होता है और फोर्स होती है मैक्सिमम। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो उसके नतीजे में साइन 0 होता है और फोर्स होती है मिनिमम। और जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी, एंगल 90 होगा, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो फोर्स मिनिमम होगी और एंगल 0 डिग्री होगा। उसके बाद है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम ये पता करते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आपने अपने राइट हैंड रूल को इस तरह रखना है कि जो फिंगर हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें, जो थंब है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को शो करे, और जो पाम होगा ये फोर्स को ज़ाहिर करेगा। पिछले आर्टिकल के अंदर हमने कहा था थंब जो है वो करंट को ज़ाहिर करे, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल पे हमने मालूम करना है तो थंब जो है वो किसको ज़ाहिर करे? वो वेलोसिटी को ज़ाहिर करे। ये जो पिछले वाला आर्टिकल था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में हमने फोर्स मालूम की थी
कंडक्टर के ऊपर, उस सूरत में ये जो थंब था ये करंट की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा था। लेकिन जैसे हमने फोर्स मूविंग चार्ज पर मालूम करनी है तो ये थंब करंट की बजाय वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को शो करेगा। आपने अपना राइट हैंड इस तरह रखना है कि ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करें, जो थंब है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को शो करे, जो पाम होगी, जो हथेली होगी, वो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को ज़ाहिर करेगी। डियर स्टूडेंट, उसके बाद एमसीक्यू जिसमें कुछ इस तरह से आते हैं कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है या एक न्यूट्रॉन है, आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन, वो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स क्या होगी। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, उस पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वो कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है अपवर्ड डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पर लगने वाली फोर्स अगर अपवर्ड है तो नीचे से जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल आएगा उसकी फोर्स क्या होगी, तो उसकी फोर्स डाउनवर्ड होगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी लेफ्ट से राइट है तो फोर्स की डायरेक्शन और है, अगर राइट से लेफ्ट है तो फोर्स की डायरेक्शन और है। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फोर्स हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, अगर प्रोटॉन आ जाता है तो फोर्स हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास फॉर है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उस पर दोनों फोर्स इंटरैक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंटरैक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी इंटरैक्ट करेगी। उसके नतीजे में जो फोर्स उस पर लगेगी वो दोनों का सम होगी और वो होगी लॉरेंट्ज फोर्स। तो इस आर्टिकल को जब आपने लिखना है तो सबसे पहले ये शॉर्ट आता होता है, ये लॉरेंट्ज फोर्स आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है, उसके बाद फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स का जो फार्मूला होता है FL, ये होता है FE प्लस FB, ये आपने लिखना है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, याद रखें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को वर्क करवाती है, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं करती बल्कि उसको डिफ्लेक्ट करवाती है, उसके पाथ को चेंज करती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक बॉडी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर रखी हुई है तो बताएं कि उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क कितना होगा। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर आपने उसका वर्क फाइंड आउट करना है तो वो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं करवाती, वो सिर्फ और सिर्फ पाथ को डिफ्लेक्ट करवाती है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को वर्क करवाती है, पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर वो आपसे कह देता है कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका किया गया वर्क क्या होगा, उसका किया गया वर्क जीरो होगा, क्योंकि उस केस में जो हमारे पास फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अलॉन्ग टेंजेंट होता है। एंगल 90 आता है, एंगल 90 होने की वजह से cos 90 जीरो होगा और हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद आर्टिकल नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ E over m of an electron, डिटर्मिनेशन ऑफ E over m of an electron। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2 पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास, इन दोनों की जो रेशियो है वो हमने फाइंड आउट करना होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ E over m of an electron, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, उन दोनों की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देते हैं, जब भी आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं होती तो आपको उस आर्टिकल को शुरू करने का तरीका आना चाहिए। उसमें एक स्टेटमेंट होती है, वो आपकी किताब के ऊपर लिखी भी होती है और सम टाइम वो नहीं लिखी होती, वो आप अपनी टीचर से गाइडलाइन लेते हुए वो स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की देते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। अब स्टेटमेंट आपने देनी है, आप इसको कैसे, स्टेटमेंट को कैसे देंगे, ये स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे व्हेन ए चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, सो फोर्स एक्ट ऑन इट एंड मूव द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कल फॉर्म और इन द सर्कुलर मोशन। कि
कि जब भी कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है जब उससे किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया जाता है तो उसके नतीजे में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इंटर किया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो उसको सर्कल में मूव करवाती है। अब आगे आपने एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन है जिससे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया गया है, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है और उस पर एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स उसको सर्कल में मूव करवा रही है। जो फोर्स उसको सर्कल में मूव करवा रही है वो मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है। उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन में करना है। कैलकुलेशन में आपने E/m इज इक्वल टू V/BR आपने कैलकुलेट करना है। अब आपके पास वेलोसिटी और R रेडियस ये जो है अननोन है। उसके बाद आपने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि गैस ट्यूब के अंदर गैस लेते हैं और उसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखकर जब उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो उसको सर्कल में मूव करवाएगी। जो उनका सर्कल बनेगा उसका आपने रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आप फाइंड V वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी होती है बाय E इज इक्वल टू Q डेल V। ठीक है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जाती है वो इस एनर्जी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है मूव करते हुए तो जिसकी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है और वो आपने 1/2 mv², इनका कंपैरिजन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करने के बाद आपने इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। कैथोड ऑसिलोस्कोप CRO, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, इसका प्रिंसिपल, कैथोड ऑसिलोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये आपने बताना है। इसके अंदर अब 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ग्रिड होता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन गन की आपने डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक फिलामेंट और एक ग्रिड। उसके आपने फंक्शन बताने हैं। उसके बाद डिफ्लेक्शन प्लेट, 2 तरह की प्लेट्स होती हैं, एक एक्स और एक वाई। आपने एक्स प्लेट का फंक्शन बताना है, वाई प्लेट का फंक्शन बताना है और उसमें आपने बताना है कि एक्स प्लेट क्या काम करती है, वाई प्लेट क्या काम करती है। उसके बाद है स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, कि टाइम बेस्ड जनरेटर से क्या मुराद है। 12 दफ़ा ये सवाल आ चुका है, व्हाट इज द टाइम बेस्ड जनरेटर, कि टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है। और जब आप टाइम बेस्ड जनरेटर को डिफाइन करते हैं उसके बाद आपने ये भी बताना है कि जब आप एक्स प्लेट को वोल्टेज देंगे तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री क्या बनेगी फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। अगर आप वाई प्लेट्स को वोल्टेज देंगे तो उसके नतीजे में जो है वो ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा। अगर आप दोनों को इकट्ठा वोल्टेज देते हैं तो उसके नतीजे में जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। और उसके बाद आपने उसके यूजर्स लिखने हैं कि कैथोड ऑसिलोस्कोप कहाँ इस्तेमाल होती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कैथोड ऑसिलोस्कोप भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ टॉर्क लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम टॉर्क को डिस्कस कर रहे हैं, हमने टॉर्क को पढ़ना है कि टॉर्क जब करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक्ट करता है तो वो किस तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी डायग्राम, जो बुक के अंदर डायग्राम है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आपने डायग्राम बनानी है और उसके सारे लवाजमात, उसकी सिमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपने कैलकुलेशन और रिजल्ट डिस्कस करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करने हैं। अब आर्टिकल नंबर है 8 एवोमीटर। आर्टिकल नंबर है 8 एवोमीटर। एवोमीटर जो है 3 तरह से काम करता है। ये एवोमीटर ए से मुराद एम्पेयर, वी से मुराद वोल्टेज और ओ से मुराद ओम। इसका मतलब है ये एवोमीटर जो है ये करंट को भी मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है और रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इन तीनों के अंदर आपने डायग्राम भी बनाना होती है, डेफिनेशन भी, पहले डेफिनेशन होती है फिर डायग्राम होती है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। पहले पॉइंट पे आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, दूसरे पे डायग्राम और तीसरे पे एक्सप्लेनेशन। अब करंट मेजरिंग पार्ट, जब आपने इसके तीनों पार्ट्स को आपने अलग-अलग डिस्कस करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये कंप्लीट नहीं आता। बाद वो कह देता है डिफाइन एवोमीटर एंड डिस्कस इट्स पार्ट्स ऑफ करंट मेजरिंग पार्ट। डिस्कस करंट मेजरिंग पार्ट, कि आप एवोमीटर को डिफाइन करें और करंट मेजरिंग पार्ट को डिस्कस करें। ये कह देता है डिफाइन एवोमीटर एंड रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट,
फिर कहेगा एवोमीटर, डिफाइन एवोमीटर एंड डिस्कस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। एवोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द करंट इन एम्पेयर, रेजिस्टेंस इन ओम एंड वोल्टेज इन वोल्ट। अब ये तीनों चीज़ें आपने जब लिख लेनी है तो हर एक को आपने अलग-अलग डिस्कस करना है। डेफिनेशन के साथ वो कोई एक पार्ट दे देगा, ये डेफिनेशन के साथ कोई दूसरा पार्ट दे देगा, डेफिनेशन के साथ कोई तीसरा पार्ट दे देगा, वो कंप्लीट ये नहीं देता होता। और समटाइम इसमें से सवाल आ जाता है व्हाट इज द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो, मैक्सिमम हो, उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं और उससे करंट पास नहीं होता। और शॉर्ट सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसकी रेजिस्टेंस मिनिमम हो या जीरो हो, तो उसमें से जो मैक्सिमम करंट पास होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का 14.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14.11, 6, 14.8 और 14.10 जो है ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी आर्टिकल आपको पढ़ाया गया है उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको डिस्कस करना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आपने उसका नंबर डालना है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर लेते हैं और आंसर शीट पर जो क्वेश्चन उन्हें सही तरफ से आता है, फर्ज करें कि क्वेश्चन पेपर पे उसका नंबर है 4, जबकि उनका आंसर शीट पे बनना होता है 1, तो वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आंसर शीट से 1 लिखते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। आपने जब भी उसको लिखना है, फर्ज करें कि वो क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 4 है और आपकी आंसर शीट का 1 है, तो आपने लिखना है पार्ट नंबर 4। आपने वही पार्ट लिखना है, क्वेश्चन नंबर का वही पार्ट लिखना है जो पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा गया है। और शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ मैक्सिमम 8 लाइनें होनी चाहिए, 5 से 8। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं। आपने जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि बाज़ टाइम बच्चे एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में गलत लिख देते हैं और पेपर चेकर जो है वो उस पॉइंट को हाईलाइट करके आपके नंबर काट सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम, या न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम, आप एक ही वर्ड लिखेंगे, या न्यूमेरिकल लिखेंगे या प्रॉब्लम लिखेंगे। तो एग्जांपल में 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, इसमें सबसे पहले आपने डाटा, फार्मूला और उसके साथ आपने कैलकुलेशन, और लास्ट पे आपने न्यूमेरिकल के साथ यूनिट लाजमी मेंशन करना है। एक्सरसाइज में 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.2 और 14.7 आता है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 14 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ब्रीफली डिस्कस किया। इसके अंदर हमने हर आर्टिकल को 1 बाय 1 ब्रीफली डिस्कस किया और बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसे आपने कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसे आपने कैसे लिखना है, और अगर उसमें से चैप्टर के अंदर से कोई आर्टिकल से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपने कैसे ब्रीफ करना है, उसको आपने कैसे जो है वो लिखना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। फी मानिल्लाह।